तो आज मार्केट के पास एक तो डेरिवेटिव एक्सपायरी है, दूसरा नोटबंदी को लेकर अहम जानकारियां जो आरबीआई की रिपोर्ट से हमको मिली है। तो कुछ एक सवाल भी खड़े होते हैं इसी नोटबंदी को लेकर, क्या नोटबंदी वास्तव में फेल हो गई है? इसका एक रोचक और दिलचस्प एनालिसिस हमने किया है जो कि आपके सामने आज हम दिन भर उतारेंगे। लेकिन ठीक उससे पहले बाजार की स्थिति, यथास्थिति क्या कहती है, खासकर ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन इस समय क्या कह रही है, उसको जानने के लिए संदीप मिर्जा जुड़े हैं। उनसे पहले ये डिटेल ले लेते हैं। एक बार पहले एसजीएक्स निफ्टी का आंकड़ा देखिए 9870। बाजार के अंदर आज ना गिरावट है ना ही जरा तेजी का संकेत हमको मिल रहा है। एसजीएक्स निफ्टी से कल हमको 100 अंकों की बढ़त मिल गई थी, परसों 100 अंकों का नुकसान था। तो ये वीकली एक्सपायरी और जो मंथली एक्सपायरी मिल रही है हमको, उसका इंपैक्ट कल निफ्टी पर आता हुआ दिख रहा था। लेकिन आज शायद थोड़ा सुस्त और ठंडा दिन रह सकता है। रोल ओवर के आंकड़े भी काफी हद तक कमजोर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो एशियन मार्केट्स की हम बात करें तो जहां से हमको ओपनिंग संकेत मिलते हैं वो इस समय मिक्स्ड हैं। जापानीज मार्केट 110 अंक बढ़कर कामकाज कर रहा है, स्ट्रेट टाइम्स के अंदर 18 अंक है, और शंघाई का बाजार करीब करीब फ्लैट ही है। इसमें कोई खास बढ़त उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिल रहा। हांगकांग का बाजार इस समय गिरावट पे है करीब आधे % के आसपास की, और ताइवान का जो बाजार है वहां पे करीब 32 अंकों के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। यूएस मार्केट्स के अंदर भी कल का दिन काफी बेहतर रहा था। कल वहां पे अच्छी क्लोजिंग हमको आते हुए देखी। नेस्डेक के अंदर आंकड़े काफी अच्छे थे, बेहतर थे। टेक्नोलॉजी शेयर्स ने कुछ हेल्प की है और 66 पॉइंट ये बढ़कर बंद होता हुआ दिखा है। डाउ जोन्स के अंदर भी 27 अंकों की बढ़त थी। इसके अलावा यूरोपियन बाजारों में भी करीब आधे % के आसपास की कल की बढ़त के साथ हमको क्लोजिंग मिली है। तो सेटअप ठीक है। एसजेक्स निफ्टी इन सभी को डिस्काउंट करके आपको 10 पॉइंट सिर्फ माइनस दिखा रहा है, तो ज्यादा चिंता की बात तो कम से कम नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन यूएस मार्केट से दो अहम संकेत थे, पहला जीडीपी के आंकड़े और दूसरा रिफाइनरीज वहां पे बंद हो रही हैं। इन दोनों का इंपैक्ट एक बार समझ लेते हैं संदीप से। संदीप, दोनों चीजें बताइए जो यूएस मार्केट के अंदर हो रहा है। बढ़त के साथ तो बंद हुआ है, लेकिन ये जीडीपी के आंकड़े और रिफाइनरीज, ये दोनों क्या चीज है और कैसे इनका इंपैक्ट पड़ रहा है? देखिए, यूएस में जो अच्छे आर्थिक आंकड़े आए, दो आंकड़े थे, एक तो जीडीपी का आंकड़ा और दूसरा जो निजी क्षेत्र में नौकरियों के आंकड़े थे वो भी मजबूत थे। जीडीपी ग्रोथ Q2 के जो रिवाइज नंबर्स आए थे 2.6% से बढ़कर 3% आया। बाजार अनुमान कर रहा था कि 2.7% का नंबर आएगा, तो ये तो एक अच्छा नंबर था। दूसरी ओर जो नौकरियों के आंकड़े थे, जो एडीपी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आई उसमें 2,37,000 नई नौकरियां जुड़ी हैं। बाजार अनुमान कर रहा था 1,85,000 नई नौकरियां जुड़ेंगी। तो उस वजह से यूएस में तेजी देखने को मिली, डॉलर भी चढ़ा, और उसका जो इम्पैक्ट है आप देखिए ज्यादातर एशियन मार्केट में पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल रहा है। जो दूसरे ट्रिगर की बात आप कर रहे हैं वो है क्रूड को लेकर और रिफाइनरीज को लेकर। देखिए, क्रूड गिर रहा है बावजूद इसके कि यूएस में जो तेल भंडार है वो घटा है, लेकिन उसके साथ साथ जो तूफान आया था वहां पे हार्वे, उस वजह से अब अगर आप देखिए जो रिफाइनरीज बंद हो चुकी हैं यूएस की, उसका जो आंकड़ा वो बढ़कर 19% से 23% पहुंच गया है। और यही कारण है कि सप्लाई घटने की जो चिंता है वो गैसोलीन फ्यूचर्स यानी कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं उनमें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अब 2 साल से ज्यादा के उच्चतम स्तर पर पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो यूएस में देखने को मिल रही हैं। यही नहीं, जो डीजल की कीमतें हैं उनमें भी उछाल आना शुरू हो गया है। जनवरी के बाद से डीजल की जो कीमतें हैं यूएस में वो भी उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि रिफाइनरी शटडाउन हो रही है, क्रूड की मांग कम हो रही है तो क्रूड गिर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो पेट्रोल और डीजल की सप्लाई घटने की चिंता है वो मार्केट्स में कहीं ना कहीं तेजी पैदा कर रही है, जिस वजह से आप देखिए पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो 2 साल की ऊंचाई पर पहुंच गई। तो जो रिफाइनरी स्टॉक्स हैं कल भी इंडिया में एक्टिव थे, आज भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड पे एक्शन हो सकता है। ठीक है संदीप, शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दोनों आंकड़े काफी अहम है मार्केट्स के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, एफआईएस कैसे कामकाज कर रहे हैं एक बार पहले ये देख लीजिए, और उसके बाद हम फिर जी बिजनेस एडिटर मिहिर से भी जुड़ेंगे। लेकिन पहले एफआईएस का कामकाज देखिए। कल बिकवाली जो थी सिर्फ 12 करोड़ की थी। अब मार्केट के अंदर एफआईएस की बिकवाली का क्वांटम कम हो गया। बिकवाली खैर अभी भी जारी है। डीआईएस की तरफ से कल करीब 290 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है, तो करीब 10 गुना है जो कि बाजार के अंदर हमको आती हुई देखिए। एक बार आउटलुक भी देख लीजिए, ये आंकड़े और साथ ही एसजेक्स निफ्टी सबको हमने क्लब करके आपके लिए बिल्कुल एक सपाट एक आउटलुक रख दिया। एशिया बाजारों से आज मिले जुले संकेत है, तो शायद इससे बाजार को आज ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचने वाला। बाजार में दायरे का आज कामकाज हो सकता है। भले आज 31 अगस्त और डेरिवेटिव एक्सपायरी है, लेकिन फिर भी आज शायद रेंज में ही रहेगा, क्योंकि एक्सपायरी का इंपैक्ट तो अगले पिछले 2 दिन में आप देख ही चुके हैं। पहले से 100 अंक का उतार और चढ़ाव दोनों ही दिखा है। इसके अलावा मार्केट्स के अंदर आप कुछ ट्रेड देखना चाहते हैं तो एक्सपायरी की रेंज जो है वो 9880 से लेकर 9940 के बीच में है। 10,000 की कोई एनालिस्ट बात नहीं कर रहा। रोल ओवर के आंकड़े इस बार बेहद कमजोर हैं। 37% का रोल ओवर अब तक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे 47% तक का रोल ओवर देखने को मिल रहा है। इंडिया विक्स में करीब 4.5% की गिरावट है। जब विक्स टूटेगा बाजार को सपोर्ट मिलेगा। बैंकिंग फाइनेंस के शेयरों में कुछ आप तेजी देख सकते हैं। इस बीच जी बिजनेस एडिटर मिहिर भट्ट भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मिहिर, शुक्रिया समय देने के लिए। ये मार्केट के अंदर आज के जो संकेत है ग्लोबल वो तो सुस्त हैं। आज डेरिवेटिव एक्सपायरी है और आरबीआई की रिपोर्ट का असर है। आज बाजार कैसे चलेगा, हमको क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, आप जो आरबीआई की रिपोर्ट है
उससे बहुत ज्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट मार्केट पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। जो ज्यादा आई थिंक इम्पैक्ट होगी वो होगी आज एक्सपायरी की। और कल भी देखिए आप, जैसे मार्केट ने रेजिलियंस दिखाई थी, लेकिन अल्टीमेटली जो 20 डे मूविंग एवरेज है उसके ऊपर वो निकल नहीं पाया था। तो जो अब आज का ट्रेड होगा वो एक तो इसमें देखना होगा कि क्या रोल ओवर थोड़ा और पिकअप करता है या नहीं, और दूसरा आज ये भी ट्रेंड देखना पड़ेगा कि जो फॉरेन बायर्स हैं उनकी तरफ से सेलिंग अगर आज भी होती है तो वो कितनी होती है, क्योंकि कल का जो आंकड़ा है उनकी तरफ से अगर आप देखें तो बहुत ही कम एक्टिविटी का है, हार्डली 12-13 करोड़ की उनकी तरफ से सेलिंग हुई है। तो एटलीस्ट अगर जो उनकी वेलोसिटी ऑफ सेलिंग जिसे कहते हैं वो अगर थमती है तो वो मार्केट के लिए एक अच्छा संकेत बन सकता है। ठीक है मीर, ग्लोबल संकेतों में कुछ ऐसा नोटिसेबल पॉइंट जो आपको लगता है कि हाँ ध्यान देना चाहिए ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को इस समय? नहीं, देखिए ग्लोबल संकेत फिर से एक बार थोड़े से रेंज बाउंड हो गए हैं, लेकिन जो बायर्स है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो अब ये देखना पड़ेगा, अगर फिर से कुछ होता है नॉर्थ कोरिया यूएस के बीच में या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होती है, देन उस पर हो सकता है मार्केट रिएक्ट करने की कोशिश करे। ठीक है मीर, शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। आज सुस्त रह सकता है बाजार, अभी तक तो आंकड़े यही कह रहे हैं। हाँ, रोल ओवर के आंकड़ों के हिसाब से थोड़ा बहुत वॉलिडिटी मार्केट के अंदर रह सकते हैं अगर बढ़ते हैं तो, नहीं तो कमजोर रोल ओवर के साथ हम इस सीरीज को क्लोज कर रहे हैं। लोकेश उप्पल टेक्निकल एनालिस्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, शुक्रिया समय देने के लिए। मार्केट के अंदर आज की रेंज का रहने वाली, जितना हम समझ पाए हैं, शायद 99-40-50 इससे ऊपर जाएगा नहीं और 9800 का बेस को बना के रखेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि डेरिवेटिव्स के जो आंकड़े हैं वो साफ साफ इंडिकेट करते हैं कि 9800 के आसपास तो अच्छा बिल्डअप हुआ है और 9950 के आसपास भी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस कर रही है। मार्केट में एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन रहेगा बीइंग एन एक्सपायरी डे, और मार्केट में हमें बाय एंड डिफरेंट नीति को अपनाते हैं, क्योंकि कल जो एक अच्छा पुल बैक देखा गया उसमें जो परसों एक बेरिश फॉर्मेशन हुई थी उसने उसको थोड़ा सा फिजल आउट कर दिया। तो वी विल रिकमेंड बाय एंड डिफरेंट नीति को अपनाएंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 9850 लॉन्ग्स के लिए स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, एंड द टारगेट फॉर निफ्टी इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 9920। अगर निफ्टी 9920 के ऊपर सस्टेन कर गया तो ये 9940 और 50 के लेवल्स को भी रिटेस्ट करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट्स कवर होते हुए नजर आएंगे जो निफ्टी को पुल अप करेंगे। ठीक है, कोई शेयर है आपके पास बताने के लिए आज? डिम्पल जी, यहाँ पे हमारी दो पिक्स हैं। पहली है आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में अच्छा बुलिश फॉर्मेशन बना हुआ है डेली और वीकली चार्ट पे, जो इंडिकेट करता है कि ये पुल अप अभी आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। वी हैव अ बाय रिकमेंडेशन आईजीएल फॉर अ टारगेट्स ऑफ 1280 एंड द स्टॉप लॉस इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 1243। ठीक है, एक तो आईजीएल हो गया, कोई दूसरा शेयर? दूसरी पिक रहेगी वो रहेगी वोल्टास की, जहाँ पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रही है, लेकिन ओवरऑल चार्ट जो है वोल्टास के वो काफी प्रॉमिसिंग है। तो 530 के लिए वोल्टास को बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल ऑफ 580। ठीक है लोकेश, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वोल्टास और आईजीएल दोनों शेयर्स ध्यान रखें, दोनों ही ऐसे शेयर्स हैं जो कि इस गिरावट के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे थे। आज भी इन दोनों में बाय की ही रिकमेंडेशन है। अब बात आज के दूसरी अहम खबरों की है, कुछ और ट्रेड्स की भी है, कुछ और ट्रेड भी आप नोट कर लीजिए कि अलग अलग ब्रोकिंग ऑफिस से हमको मिले हैं। उसमें सोनाटा सॉफ्टवेयर पे आप 164 का टारगेट रख के खरीदारी कर सकते हैं आज। 156 का एक अच्छा स्टॉप लॉस भी है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये शेयर वॉलेटाइल रहता है। ये आईडीबीआई कैपिटल की रिकमेंडेशन है। इसके अलावा कुछ एक और ट्रेड भी हमको लगातार मिल रहे हैं जिसमें आपको एग्रीकल्चर कॉमोडिटी से जुड़े हुए ट्रेड्स पे ध्यान रखें। कॉमोडिटी में एक एसीसी है, 1848 का टारगेट है, यहां पर एक सौदे को आप प्लस कर सकते हैं। कल भी एसीसी के अंदर एक अच्छा ठहराव था, ज्यादातर सीमेंट कंपनी चल भी रही थी। पीएनबी हाउसिंग इन्वेस्टर पॉइंट्स के कॉल है, 1740 का इसमें टारगेट है। कल एक करीब 4% से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद हुआ था विद अ लॉन्ग बिल्डअप। जीवन फाइनेंस कल करीब 10% बंद हुआ था, ये भी डेरिवेटिव्स का शेयर है विद अ लॉन्ग बिल्डअप, तो आज फिर से चल सकता है। 370 तक का टारगेट है। ये कुछ एक ट्रेडिंग कॉल्स हैं, उम्मीद करते हैं आपने नोट कर ही ली होंगी और आपको इसका फायदा आगे चल के जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और दूसरी अहम खबर जैसे आज हम मिहिर के सामने भी रख रहे थे वो थी नोट को लेकर, जो कि आरबीआई ने एक रिपोर्ट दी है। 500 और 1000 रुपए के बंद हुए नोट का करीब 99% हिस्सा सिस्टम में फिर से वापस लौट आया है। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी से 15.44 लाख करोड़ रुपए की करेंसी स्क्रैप हुई थी और नई करेंसी के तौर पर 15.28 लाख करोड़ रुपए की करेंसी सिस्टम में लौट आई है।
आरबीआई के मुताबिक 1000 रुपए के 8.9 करोड़ करेंसी यानी कि 8900 करोड़ रुपए की करेंसी को सिस्टम में नहीं लौट पाई है। आरबीआई की इसी रिपोर्ट के मुताबिक नए नोट छापने पर आरबीआई को 8000 करोड़ रुपए का खर्च आया है, जबकि पिछले साल नोट छापने पर आरबीआई को सिर्फ 3420 करोड़ रुपए का खर्च आया था। आरबीआई के मुताबिक कुल सर्कुलेटेड करेंसी में 2000 रुपए के नोट की हिस्सेदारी करीब 50% है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 8 नवंबर को 1000 रुपए और 500 रुपए के नोट को बंद करने का ऐलान किया था। नोटबंदी की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि इससे ब्लैक मनी, नकली करेंसी, टेंडर फंडिंग और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। 15 अगस्त को भाषण में भी प्रधानमंत्री ने कहा कि नोटबंदी से 3 लाख करोड़ की अतिरिक्त ब्लैक मनी का पता लगा है। स्पेस बड़े ये एक उद्देश्य था। पैसे जो गुमनाम था वो मलकियत के साथ उसको जोड़ दिया जाए और फिर उस मालिक के खिलाफ टैक्स इवेजन की कार्रवाई हो सके, ये एक उसकी दूसरी प्रक्रिया थी। डिजिटाइजेशन का एक्सपेंशन हो, ये इसका उद्देश्य था। जो जाली नोट हैं वो इसमें अलग कर पाएं और पहली बार आरबीआई ने यह प्रक्रिया की है कि एक एक जाली नोट को अलग करने का प्रयास किया है। जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जो बिल्कुल व्यवस्था के बाहर सर्वाइव करती थी, उसको फॉर्मल के साथ मेलना, ये उसका एक उद्देश्य था। अर्थव्यवस्था को लेस कैश अर्थव्यवस्था बनाना, जिसमें इस रिपोर्ट में भी लिखा है कि 17% कैश व्यवस्था में ऑलरेडी एक ही कदम से कम हुआ है। और इसके अतिरिक्त जो आतंकवादियों के पास पैसा रहता था, डीमोनेटाइजेशन के बाद वो भी स्क्वीज हो और वो प्रत्यक्ष रूप से जम्मू कश्मीर में, छत्तीसगढ़ में, इन क्षेत्रों में वो स्क्वीज होना, कम होना, उसकी एक प्रक्रिया सामने नजर आई है। One after the other, if you look at the big picture, each step has been taken in the direction of squeezing the cash and formalizing the economy. There's been a consistent method on it, and whatever further steps in this direction are required, I've already announced, so I don't mind repeating it. It's no news that I am giving you. My next step is going to be to put an end to black money used in elections, and therefore how to ensure that it's tax-paid money which comes into the political system and for electioneering purposes. That's the next stage for which we are almost at the final stage of our proposals. वही नोटबंदी कितनी सफल हुई, इस पर वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि इसका मकसद किसी के पैसा जब्त करना नहीं था। नोटबंदी के पीछे उन्होंने दलील दी कि इसका मकसद कालेधन को रोकने के साथ साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का बेस बढ़ाना था। वित्त मंत्री ने साफ किया कि बैंक में आने से ब्लैक मनी व्हाइट नहीं होती। इसके फायदे गिनाते हुए उन्होंने कहा कि इस पूरी एक्सरसाइज से नकली और फर्जी नोटों पर नकेल लगी है। हर नोट की जांच करना आसान हुआ है। आतंकवाद और नक्सलियों के पास जो पैसा पहुंच रहा था उस पर लगाम कसी है। कैश का लेन देन करीब 17% कम भी हुआ है। अरुण जेटली ने यह भी कहा कि कैश में डील करने वालों पर शिकंजा कसने से बैंकिंग सिस्टम को भी भारी मात्रा में नकली नकदी मिली है। अभी आपने वित्त मंत्री को सुना, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी नोटबंदी पर अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं उनको भी क्या कह रहे थे वो। देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। नोटबंदी के बाद 3 लाख करोड़ रुपया जो अतिरिक्त
जो कभी बैंकिंग सिस्टम में वापस नहीं आता था, वो आया है। बैंकों में जमा की गई राशि में 2.25 लाख करोड़ से अधिक राशि शक के घेरे में है। कम से कम 2 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा काला धन उसको बैंकों तक पहुंचना पड़ा है और अब व्यवस्था के साथ उनको अपना जवाब देने के लिए मजबूर हुए हैं। इस आरबीआई की रिपोर्ट के साथ सीबीएसई ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। इसमें पहला सवाल तो हमारा यही कि 15.4 लाख करोड़ रुपए के पुराने नोट में से 15.28 लाख करोड़ की करेंसी तो वापस लौट आई है, तो क्या 16,000 करोड़ का ही काला धन था? पहला सवाल तो ये खड़ा होता है। दूसरा, आरबीआई ने कहा था कि 2000 के नए नोटों में से 638 नकली नोट पाए गए हैं। क्या नकली नोट रोकने में सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है? ये दूसरा सवाल खड़ा किया हमने। तीसरा सवाल है कि 15 अगस्त पे अपने भाषण में पीएम ने कहा था कि 3 लाख करोड़ रुपए के काले धन का खुलासा हुआ है। क्या ये आरबीआई बता पाएगा कि इन आंकड़ों में वो शामिल है या फिर इसके अतिरिक्त है, वो अलग है? आरबीआई के मुताबिक 1,000 रुपए के 8.9 करोड़ नोट सिस्टम में वापस नहीं लौटे। आखिर नोट कहां गए, इसका जवाब भी आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट में हमको नहीं मिला। इसलिए सवाल उठाना वाजिब है। सरकार ने नोटबंदी के जितने फायदे गिनाए थे, क्या वो सभी हासिल कर लिए गए हैं? ये भी आरबीआई की इस रिपोर्ट से साफ नहीं हुआ। वित्त मंत्री ने हालांकि बयान दिया कि उनका क्या मकसद था, ये बात उन्होंने जरूर रखी है। वहीं राज्यसभा सांसद और वित्त मामलों के स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य नरेश अग्रवाल ने कहा है कि आरबीआई ने इसके बारे में कमेटी को जानकारी न देकर गलत किया है। उन्होंने कहा है कि आरबीआई गवर्नर के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा। फाइनेंस कमेटी के सामने उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी। कल हमारी फाइनेंस कमेटी ने इसी हमारी रिपोर्ट को अडॉप्ट नहीं किया। ये तो प्रिविलेज हो गया। हम फाइनेंस कमेटी के सामने रिजर्व बैंक गवर्नर के खिलाफ प्रिविलेज मूव करेंगे कि रिजर्व बैंक के गवर्नर ने जिस तरह फाइनेंस कमेटी की उपेक्षा की है, वित्त समिति को उन्हें दंडित करना चाहिए। हम इसके लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। इस बीच नोटबंदी को लेकर और भी जानकारी हमको मिल रही है। जैसे हम जानकारी आपके सामने हमको मिल रही है, वो आपके सामने रखना है। दिन भर भी इसका एनालिसिस तो खैर होगा ही होगा, जो कि 1,000 के नोट की करेंसी कहाँ गई, जो हमने 5 सवाल बेसिक उठाए हैं, वो सब के सब अभी भी वाजिब बनते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा कुछ अहम सवाल और भी आके रुकते हैं। कुछ और जानकारी में आपके सामने जो कि रिपोर्ट से ही जुड़ी हुई है। इसमें अगर आप देखेंगे तो रिपोर्ट, सवाल और सरकार तीनों का पक्ष हमने रखा है। 21,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, रिपोर्ट ये कहती है। क्या मुहिम बेवजह खर्चीली थी? सवाल ये बनता है। सरकार अपना पक्ष इसमें क्या रख रही है, ये इस रिपोर्ट से कहीं कनेक्ट नहीं हो रहा। कैश वैल्यू में 20% की गिरावट आई, ये कैश कैसे कम किया गया? डिमोनेटाइजेशन का कितना बढ़ावा मिलेगा इसका, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। सरकार और रिपोर्ट और जो हमने सवाल उठाए हैं, इन तीनों में आप देखिए सरकार और जो रिपोर्ट कह रही है बिल्कुल अलग अलग है। इसलिए सवाल जो उठ रहे हैं वाजिब बन जाते हैं। जैसे पहला सवाल हमने रखा था 21,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, तो खर्चीली है? सरकार ने कहा कि नहीं, टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ी है, ये खर्चीली व्यवस्था नहीं है। तो ये सारे सवाल अभी भी खैर बनते ही हैं, जो कि आज हम दिन भर सरकार से जरूर पूछते रहेंगे।